हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास। इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक्सप्लेनेशन को नोट करते चलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया है, तो वीडियो को एंड तक देखकर यदि अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है। कहता है कि संविधान सभा, जो कि पुनर्गठित संविधान सभा थी, में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 100, 17, 85 या 65? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70। 70 इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जिसमें 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। शुरुआत में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिनमें 93 देशी रियासतों से थे। भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। देखिए, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत के लिए एक स्वतंत्र गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। अगला कर लीजिए। अगला है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 16 समितियां नियुक्त की थी। इनमें 8 प्रमुख समितियां थी और शेष छोटी समितियां थी, जिनका उद्देश्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित बनाना था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? एसएससी 2003 में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है? ऑप्शन बी, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण को की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। देखिए अनुच्छेद 3, ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 2 की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यह अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ठीक है, जो उन राज्यों पर लागू होता है जो पहले से ही भारत संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, 8, 9 या 10? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में है ना। और यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जिनमें कुछ शर्तों के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का वर्णन किया गया है। अगला कर लीजिए, अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी में आता है, यानी नीति निदेशक तत्व में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का अर्थ क्या है? लिंग, जाति, धर्म या अन्य किसी भेदभाव के आधार पर वेतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बल्कि समान काम करने वाले व्यक्ति को बराबर वेतन मिलना चाहिए। भारत के सिद्धांत को 39 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। अगला भी काफी अच्छा सवाल है, आप देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये मूल अधिकार में शामिल है। आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये मौलिक अधिकार है। आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के श्रेणी में।
धर्म की स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ये किसमें है? तो ये आपका डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला कर लीजिए, देखिए डिटेल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है ना। यह अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और दोस्तों, आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा और सेशन को लाइक करते चलिएगा। देखिए अगला सवाल कर लीजिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। काम का अधिकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन सूचना का अधिकार डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए सूचना का अधिकार आरटीआई भारत में एक कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है और यह नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी मांगने और प्राप्त करने की शक्ति देता है, जिसमें क्या होता है, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। अगला कर लीजिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 80, 89, 91 या 77? राइट आंसर हो जाएगा 1989। देखिए संविधान लागू होने के बाद, संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। तो इसके बाद पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था, जबकि 9वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अगला क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से संबंधित है। 68 की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय निर्धारित करता है और अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला क्या है, अगला क्या है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवान सहाय के नेतृत्व में। देखिए 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान सहाय की अध्यक्षता में राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच संबंध तय करने के लिए एक समिति का गठन किया था। अगला क्या है, बेहतरीन सवाल है, हमारे संविधान के संदर्भ में 29 अगस्त 1947 की तारीख निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? संविधान का अस्तित्व में आई, संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 1950 में आया। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। संविधान का मसौदा तैयार हुआ, संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा मसौदा कब तैयार हुआ दोस्तों? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को।
देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान द्वारा एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। इसका गठन भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। अगला क्या है, अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि प्रारंभ में कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी। इसके बाद समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची जोड़ी गई। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 1951 में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 1985 में। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 52 अमेंडमेंट। ठीक है, 52 अमेंडमेंट। क्लियर। 11वीं अनुसूची बता चुका हूँ कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित थी, नगर पालिका से संबंधित थी। क्लियर, नगर पालिका से संबंधित थी। ये कब जोड़ी गई? 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट, ये जमींदारी से संबंधित था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 10वीं अनुसूची 1985 द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज्य को लागू किया गया था। और नगर पालिका 1992 को वैधानिक स्वीकृति मिली थी। ठीक है, तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल हैं। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का ये सेशन जो मैंने विथ एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कराया है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।